जिन्होंने अपना एक कुंठा व्यक्त की, अपना एक जो रोष व्यक्त किया, वो शायद सत्ता पक्ष को सुनाने की बजाय भाजपा के नेतृत्व को ज्यादा सुना रहे थे। मैं इनको याद कर रहा था कि जब 2007 से 12 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उसमें माननीय सत्ती जी को भी मुख्य संसदीय सचिव बनाया था और वीरेंद्र कंवर जी को भी मुख्य संसदीय सचिव बनाया था। ऊना से कोई मंत्री नहीं था। और अब आज जब कांग्रेस सरकार में आदरणीय मुकेश अग्निहोत्री जी को मंत्री से बड़ा उप मुख्यमंत्री का दर्जा दिया गया, तो इनके वो जख्म जो थे थोड़े हरे हो गए और इनको अपना उस समय याद आ रहा है। तो हमारी पूरी सहानुभूति आपके साथ है। भविष्य में संभावना खुली है। तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिन हालातों में इस प्रदेश की बागडोर संभाली, वो बड़ी कठिन या दयनीय कह सकते हैं, दयनीय आर्थिक स्थिति में, और उसका उन्होंने सार्वजनिक तौर पे उसको छुपाने के बजाय उन्होंने उसको सार्वजनिक किया, ताकि देश की जनता को भी पता चले कि किस तरह से वित्तीय कुप्रबंधन के कारण आज हिमाचल प्रदेश एक डेब्ट ट्रैप में है। आज हिमाचल को, ये ठीक कहा इन्होंने, जो हवाला दिया एक समाचार पत्र का जिसमें ये खबर छपी है जी? नहीं, वो तो झूठी थी खबर। तो दूसरा, जो लोन वापस करने के लिए भी लोन लेना पड़ रहा है, इसमें यह हकीकत है। और हिमाचल प्रदेश को ऐसी स्थिति में जो लोन लायबिलिटीज हैं उनको भी क्लियर साथ साथ में करना है और हिमाचल को विकास के मार्ग पे भी आगे ले जाना है। ये बड़ी विचित्र स्थिति है। ये जो कैच 22 सिचुएशन है, इससे हमें कैसे बाहर निकलना है, इसके लिए अध्यक्ष महोदय बहुत सीरियस थॉट की जरूरत है। और अगर हम इसमें दोषारोपण में ही लगे रहे तो शायद विषय की पीढ़ियां हम लोगों को माफ नहीं करेंगी। इसमें दोषी सभी हैं, क्योंकि अगर ऋण लिए हैं तो सबने लिए हैं, और ऋण लेना भी कोई बड़ा गुनाह नहीं है, लेकिन वो लिमिट में लें और उनका प्रूडेंटली यूज हो, जुडिशियस यूज हो, तब लोन लेना कोई गुनाह नहीं है। तो हमें आज जो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर हैं उनके ऊपर भी चेक लगाना है, नई इन्वेस्टमेंट्स भी करनी है, नए प्रोजेक्ट्स भी लाने हैं, और हिमाचल की जो रेवेन्यू है उसको भी बढ़ाने के लिए प्रयास करने हैं। कुल जो एक्सपेंडिचर इस बजट दो अनुमानों में प्रस्तुत किया है, ये 53,412 करोड़ का है, और इसमें जो 2023-24 में जो अनुमानित रेवेन्यू डेफिसिट है ये 4704 करोड़ का होगा, और फिस्कल डेफिसिट जो है बढ़कर 9,900 करोड़ रुपए का हो जाएगा। 2023-24 में के अंत तक जो कुल ऋण होगा हिमाचल सरकार के ऊपर, इसको बार बार मना करते हैं, ये 75,436 करोड़ का होगा। ये बजट डॉक्यूमेंट में ही है, जो कि हमारा जो टोटल जीएसडीपी है उसका लगभग 38.98% के करीब होगा। इतना भारी है जो हमारे ऊपर वित्तीय जो लोन का बर्डन है उसको भी पे बैक करना है, और जो भारत सरकार ने जीएसटी कंपनसेशन के लिए जो हमें
पैसा मिलता था उसको भी 1 जुलाई 2022 से बंद कर दिया है। इनके सरकार के समय में ही उसको बंद किया गया। और जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट भारत सरकार देती थी वो भी लगातार कम हो रहा है, जो आने वाले 5-6 सालों में बंद हो जाएगा। मैं अध्यक्ष महोदय इस डॉक्यूमेंट को स्टडी कर रहा था तो इसमें मैंने देखा कि जो रेवेन्यू डेफिसिट है, जो कुल हमारी राजस्व प्राप्ति है, उसका लगभग 15.84% है। और जो फिस्कल डेफिसिट है ये जीएसडीपी का जो वर्तमान जो वित्तीय वर्ष है इसमें अंत तक -6.39% रहेगा। तो ऐसी परिस्थितियों में जहां पर हमारे जो पीएसयूज हैं आज ज्यादातर घाटे में, चाहे वो बिजली बोर्ड की बात कर लें, एचआरटीसी की जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनको आज संभालने की जरूरत है। एचपीएससीबी की मैं चर्चा कर रहा था कुछ साथियों के साथ, तो जब इसकी ट्राइफिकेशन हुई, जो नया इलेक्ट्रिसिटी एक्ट आया, उसके तहत बिजली बोर्ड का जो डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम था, जनरेशन का था और ट्रांसमिशन का था, इनका कुल मिला के तीनों कॉर्पोरेशन में डिवीजन होना था, वर्क्स डिवीजन होना था। लेकिन आज हम देखते हैं कि जो विभिन्न कारणों के कारण, जो उसमें सबसे मैं जो दोष दूंगा, जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि है, सरकार किसी की भी है, हम कई बार अनावश्यक दबाव में आकर ऐसा फैसला ले लेते हैं जो भविष्य की पीढ़ियों को उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। आज अध्यक्ष महोदय, बिजली बोर्ड के पास लगभग 474 मेगावाट के प्रोजेक्ट हैं, तो एचपीपीसीएल किस लिए बनाया? आज बिजली बोर्ड के पास बहुत सारे ट्रांसमिशन लाइंस हैं, तो फिर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन अलग से क्यों बनाई? जितना अधिकारियों की संख्या ट्राइफिकेशन से पहले थी, आज भी उतनी है। तो एक्स्ट्रा जो कॉर्पोरेशन क्रिएट की गई, उनका फिर औचित्य क्या रहेगा? आज बिजली बोर्ड के पास जो आउटस्टैंडिंग लोन है, वो ज्यादातर वो लोन है जिसको रेगुलेटरी कमीशन ने अप्रूवल नहीं दी। जो प्रोडक्टिव लोन है वो रेगुलेटरी कमीशन उसको पास ऑन करने के लिए कंज्यूमर को उसकी परमिशन देता है। लेकिन जो अनप्रोडक्टिव लोन है, जिसको हम कह सकते हैं कि अननेसेसरी जो खर्चा किया गया, उसकी परमिशन रेगुलेटरी कमीशन कंज्यूमर को ट्रांसफर करने के लिए नहीं देता है। इसके लिए कोई ना कोई अकाउंटेबल होना चाहिए। लेकिन आज भी हम देखते हैं कि इसकी तरफ कोई कदम नहीं उठाया गया है। आज भी जो पीएसयू जहां बिजली बोर्ड में खास करके आज भी भ्रष्टाचार के नए नए जो है कारनामे सुनने को मिलते हैं। पिछली सरकार के समय में तो जो मंत्री थे आज अभी यहाँ पे है नहीं, लेकिन ऐसा भी सुनने को मिलता था कि किसी अधिकारी को लगाने के लिए कितने कितने पैसे लिए जाते थे। ये बड़े गंभीर आरोप लगते थे। आज एक सब स्टेशन यहाँ पे लगा है हमारे कांगू में, उसके साथ में बिजली बोर्ड ने सब स्टेशन लगाना था। उनके जो कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर था जो शेयर हो सकता था, लेकिन क्योंकि दोनों कॉर्पोरेशन अलग अलग थे, इसलिए 25 करोड़ का अनावश्यक खर्चा उसके ऊपर किया गया, क्योंकि दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन की कमी थी। तो इस तरह के जो आरोप हैं उनके ऊपर भी हमें, आरोप क्या हकीकत है उसके बाद ऊपर भी जाना पड़ेगा। यहाँ पे भाटिया जी की चिट्ठी की जिक्र कर रहे थे। ये बात सही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने व्यवस्था परिवर्तन की शुरुआत की और बहुत सारे नए इनिशिएटिव लिए हैं, जिनका जिक्र पिछले कल भी उन्होंने अपने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जब 100 दिन पूरे हुए। उसके बारे में मैं डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन कुछ विभागों में और कुछ जो बोर्ड कॉर्पोरेशन हैं उनमें व्यवस्था परिवर्तन करना भी वांछित है। क्योंकि वहां पर जो चिट्ठी लिखने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि बहुत सारे अधिकारी जो पिछली सरकार के समय थे, माननीय मुख्यमंत्री जी की दरिया दिली थी कि उन्होंने बड़ा दिल दिखाया और उनको बदला नहीं, लेकिन उसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं। और आज भी बहुत सारे ऐसे निर्णय हैं जिनको प्रॉम्प्टली, जिनके ऊपर एक्शन होना चाहिए था, लेकिन डेलिबरेटली उनको डिले किया जाता है, इसलिए चिट्ठी लिखनी पड़ी। तो आपने इसका सहारा हमें दे दिया। अब हम मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि जो सत्ती जी ने चाहा है उनको बदलने के लिए जो है प्रक्रिया शुरू की जाए, ताकि उस रेड टेपिज्म से भी उन विभागों को और
PSUs को जो है वो छुटकारा मिल सके। दूसरा मैं कहना चाहूंगा सर कि जो प्रेजेंट यहाँ पे बजट अनुमान माननीय मुख्यमंत्री जी ने किए हैं, इसमें कुछ अच्छे संकेत भी देखने को मिलते हैं। अच्छे संकेत हैं कि जैसे मैंने कहा कि जो रेवेन्यू डेफिसिट कितना % है रेवेन्यू रिसीव्ड का, तो जहां बीजेपी के समय में इस -15.84% था, वो 23-24 में थोड़ा सा उसमें सुधार होगा और -12.38% ये रह जाएगा। और वहीं पे फिस्कल डेफिसिट भी GSDP का -6.39% था 2023 में, ये -4.61% रहेगा 23-24 में। तो थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलती है। उसी तरीके से हमारा जो टोटल जो हमारा GSDP है, इसमें भी बढ़ोतरी 10% के करीब देखने को मिलेगी और 1,95,404 करोड़ से बढ़कर 2,14,944 करोड़ ये पहुंचेगा। इसके अतिरिक्त माननीय अध्यक्ष महोदय, जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है उसमें भी 400 करोड़ रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी जो है ये दर्शाई गई है। मुझे लगता है पावर प्रोजेक्ट्स जो अभी ये शुरू होंगे उसकी वजह से होगी। और जो एक्साइज पॉलिसी जो इन्होंने ओपन जो इसके टेंडर किए बोलियां एक्शन की, उसकी वजह से भी काफी बढ़ोतरी 40% के करीब जो है उसमें देखने को मिली है। वाटर सेस जो इम्पोज किया है, ये भी रेवेन्यू बढ़ाने के लिए जो है एक क्रांतिकारी कदम होगा। आज पंजाब का मुझे कोई हमारा माननीय साथी बता रहा था, शायद सुल्तानपुर जी, कि उन्होंने इसके विरोध में जो है वहाँ असेंबली में रेजोल्यूशन पास किया है। तो ये पंजाब हरियाणा ने तो पहले से ही हमारे साथ जो है अन्याय किया है, इनको कोई हक नहीं है। जो हमारा आउटस्टैंडिंग जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमें अवार्ड दिया है, हमें उसके लिए मैं 7.19% भी ब्लैंकेट दिया सर। भाखड़ा बांध इसमें ये माननीय परमार जी का इसमें लगा था इशू। भाखड़ा बांध का जो हमारा प्रोजेक्ट है ये उससे सेपरेट होना चाहिए, क्योंकि ये जो पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था उससे पहले का बना है। इसको सेपरेटली देखा जाना चाहिए, है जी। इसको बढ़ाना चाहिए, ये हमारा 30-40% होना चाहिए सर। सारा सब कुछ तो बिलासपुर के लोगों ने दिया, हिमाचल के लोगों ने दिया, हमारे हजारों लोग विस्थापित हुए। तो जिस तरह से वहां पे प्रस्ताव आया है, हमें भी उसको काउंटर करने के लिए यहाँ पे प्रस्ताव लाना चाहिए। यहाँ उप मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, क्योंकि आपके विभाग से संबंधित है, हमें भी उसको काउंटर करने के लिए प्रस्ताव लाना चाहिए और जो हमारे हक हैं हमें उससे डिमांड करने चाहिए। दूसरा जो यहाँ पे इसमें जो अच्छी बात मुझे देखने को मिली, पर कैपिटा जो टोटल एक्सपेंडिचर है ये लगभग 63,833 करोड़ रुपए, 63,833 रुपए पर कैपिटा एक्सपेंडिचर जो है वो आने वाले वित्तीय वर्ष में जो है खर्चा होगा। और जो सोशल सिक्योरिटी पेंशन है, इसमें जो कह रहे थे सत्य जी अभी 1,500 रुपए महिलाओं को देने की, महिलाओं को दिया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब हमारी पार्टी ने ये वायदा किया है तो उसको निभाने के लिए हम वचनबद्ध हैं। लेकिन हम आपसे आग्रह करेंगे, क्योंकि आप बीजेपी के बड़े नेता हैं, प्रदेश के अध्यक्ष रहे, जो मोदी साहब ने एक, क्योंकि मोदी जी तो प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर से बड़ा पद तो कोई नहीं है, उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि हम 15-15 लाख रुपए हर भारतीय को देंगे। और जिस तरह से आपके सामने किसी ने जिक्र किया पठानिया जी का कि एक महिला तो 1504 हैं तो 6,000, इसी तरह से हमारे वहां भी क्षेत्र में ऐसी घटना देखने को मिली थी। तो एक बच्चा जो था वो अपने दादा के पास गया, तो बोले दादाजी 15 लाख मेरे हो गए, 15 लाख आपके हो गए, 15 मम्मी के, 15 कुल मिला के 6 मेंबर थे उनके, तो 15 छिके 90 लाख। बोलते एक और होता तो 1 करोड़ से बढ़ जाते। तो ये 15 लाख वाले जो जुमले हैं वो तो जुमले साबित हुए, जैसा आदरणीय अमित शाह जी ने कहा था कि ये तो चुनावी जुमले थे। लेकिन हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि आने वाले समय में, है जी, बोला है सर, बोला है। और अमित शाह जी ने एक टीवी इंटरव्यू में खुद माना था कि ये चुनावी जुमले थे, ये बोला है सर। उसका रिकॉर्ड मिल जाएगा, नेट पे भी मिल जाएगा। प्लीज प्लीज। तो ये नहीं, हम तो सत्ती जी ने जिक्र किया इसलिए हम भी जिक्र कर रहे हैं, है ना। तो ये हम भी प्रशंसा कर रहे हैं। माननीय सदस्य, अभी यहाँ पे इन्होंने कहा कि अटल जी भी हमारे आदरणीय नेता हैं। सब
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesari।